ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टूडेंट वैसे आज कम ही आए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है स्कूल्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, तो में भी स्कूल के टाइमिंग हो रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए इससे पहले कि स्टार्ट करें, मैं आपको पहले सिलेबस बता देती हूँ इसमें कि हिंदी में जो है क्या क्या सिलेबस रहेगा हमारा, और कौन कौन से टॉपिक जो है मैं करवाऊंगी और कौन से टॉपिक जो है वो आपने करने हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस को, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक जो है कहाँ पर कैसे किए जाने हैं, कब कब कौन से टॉपिक हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्लास है आपकी हिंदी की, और टॉपिक इसमें रहेगा आपका वर्णमाला। वर्णमाला वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, लगभग 2 दिन का टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से। उसके बाद हम करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया, देन आप करेंगे संधि। संधि वाला टॉपिक भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद हम देखते हैं, संधि के बाद हम करेंगे समास, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास भी। समास के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे तत्सम तद्भव क्या होते हैं। तत्सम तद्भव। फिर हम देखेंगे लिंग, लिंग और वचन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक जो है ये तो मैं ही करवाऊंगी आपको, और इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपने खुद करने हैं, तो वो बीच बीच में मैं बताती रहूंगी कि आज का टॉपिक का लर्न करने का वर्क आपका ये है। क्योंकि करने वाले टॉपिक तो हम कर ही लेंगे, वो तो 10 टॉपिक होंगे तो 10 दिन में भी कर लेंगे, लेकिन जो आपके लर्न करने वाले टॉपिक है वो आपको करने ही पड़ेंगे। फिर हम करेंगे कारक। मैं देख रही हूँ कोई टॉपिक छूट ना जाए। कारक हो गया आपका। ओके, तो ये टॉपिक तो ऐसे हैं जो मैं ही करवाऊंगी आपको। इसके अलावा अलंकार भी है एक, अलंकार। ये सारे के सारे 10 के 10 टॉपिक जो है मैं करवाऊंगी। और इसके अलावा जो आपको खुद याद करने हैं, जैसे मुहावरे हो गए, अब उसमें करवाने वाला तो कुछ है नहीं। ठीक है, फिर आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देन आपका टॉपिक है विपरीत शब्द, समानार्थी शब्द, समान शब्द लिख देती हूँ। ये सब टॉपिक हैं। अगर बीच में कोई टॉपिक रह गया होगा तो उसको बीच में देख लेंगे, ठीक है, अगर माइंड से स्किप हो गया होगा तो। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्णमाला के साथ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीच में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर नहीं आते हेलो स्टूडेंट मैम मैम तो कोई बात हेलो नहीं, लेकिन ये है। हेलो 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 हाँ, रोहित बोलिए। मैम, जो जो आपने कहा कि जो जो आप हमने टॉपिक करने हैं मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए शब्द, इसके लिए जो पीडीएफ होगा वो मैम आपकी तरफ से होगा या फिर हमें खुद ही ढूंढना नहीं, पड़ेगा सब? इसके लिए जो पीडीएफ होगा हमारी तरफ से ही होगा। अपडेट कर दिया हुआ है मैंने, बुक अपडेट की है, एक बहुत अच्छी बुक है वो, उसमें भी मिल जाएंगे। अदरवाइज इंटरनेट से भी आप कर सकते हैं, साथ में अगर करना चाहे, एक्स्ट्रा करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि अब मुहावरे हैं वो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं यस रहता है। मैम। लेकिन जो बाकी टॉपिक है वो ऐसे हैं कि अगर इन कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग बन गई तो फिर कुछ भी आ जाए वो आप कर लेंगे। ठीक है, यस जो मैम। अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं वो मैं करवाऊंगी। लेकिन जैसे अब मुहावरे हैं या फिर विपरीत शब्द कहें, समान शब्द कहें, तो इनमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जो आपको खुद ही बहुत सारे देखने पड़ते हैं, लेकिन मिल जाएंगे आपको, मैं भी यहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी एक बुक भी अपडेट किया मैंने, उसमें भी ढेर सारे दे रखे हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर मुझे लगा कि और देने चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है,
ओके, थैंक यू। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने इसमें पीडीएफ लगाई है ताकि मेरे को थोड़ा कम लिखना पड़े और आपको भी इजी रहे, आप पीडीएफ से पढ़ सके। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला की। अब वर्णमाला होती क्या है, वर्णमाला होती क्या है, या फिर हम वर्णमाला शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि भाषा जो है, भाषा के कितने भेद होते हैं। मुख्य भेद की अगर हम बात करें तो भाषा के मुख्य भेद जो है हम दो काउंट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मौखिक होती है भाषा और लिखित होती है। दो तरह की हम बात करते हैं भाषा के बारे में, लिखित और मौखिक। अब लेकिन अगर टोटल बोले, टोटल जो है भाषा के कितने रूप हैं, तो टोटल भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। साइन लैंग्वेज भी होती है ना, सांकेतिक, तो तीन होते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो भी पूछा जाता है कि मुख्य कितने रूप है, तो हम कहते हैं दो है, मौखिक और लिखित। अच्छा, अब आ जाता है कि जो मौखिक भाषा है आपकी, उसकी सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर बात करें, तो बच्चा जब बर्थ होता है किसी भी बच्चे का, तो वो सबसे पहले क्या सीखता है, साउंड सुनता है, आवाज जो भी आ रही है आसपास उसकी गूंज रही है उनके बारे में सुनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी, ध्वनि। और ध्वनि से सुन के ही जो है हम देखते हैं कि वर्ण हम सीखते हैं। तो लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या है, वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। मौखिक और लिखित की तो होगी, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है भाषा की छोटी इकाई क्या है, तो हमें पता है कि हमने कहा वैसे तो ऑप्शन में एक ही दे रखा होता है, लेकिन अगर बाई चांस मान लो कभी दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, ध्वनि और वर्ण, तो आप ध्वनि ही लगाएंगे, ध्वनि, क्योंकि बच्चा सबसे पहले ध्वनि ही सुनता है। तो भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि भी है और वर्ण भी है, लेकिन हम ध्वनि को ही मानते हैं। क्लियर है इतना? मैम सांकेतिक की छोटी इकाई? सांकेतिक की छोटी इकाई भी वर्ण ही हुआ, क्योंकि अगर साइन लैंग्वेज भी है तो भी कहीं ना कहीं वर्ण से ही स्टार्ट हो रही है आपकी। और साइन, ये हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे वैसे, ठीक है, हम सिर्फ दो को ही लेकर चलते हैं। लेकिन मैंने ये कह दिया कि टोटल तीन होती हैं, ठीक है, कि साइन लैंग्वेज भी होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे जो है साइन लैंग्वेज यूज की जाती है। इवन अगर हम बात करें, अगर किसी को कोई बोल नहीं पा रहा है, नहीं बोल पाता है, या फिर सुन नहीं पाता है, तब भी हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हटके विषय है हमारे लिए जो है, अभी हम दो पे ही बात करेंगे, मौखिक और लिखित पे ही, ठीक है। अब बात करते हैं वर्णमाला क्या होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मान लो एक टोकरी है, एक आपके पास बॉक्स है या तो, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ढेर सारे फूल हैं। इन फूल को जब आप एक धागे में लगा देते हैं, तो सिस्टमेटिकली एक धागे में अरेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाती है, फूलों की माला, है ना। उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे वर्ण हैं। उन वर्णों को उन वर्णों को जब आप सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, यानी कि सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह में जब आप उन्हें लगा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण माला कहते हैं। ये तो होगी वर्णमाला। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण होता है सबसे छोटे से छोटा। जैसे वर्ण, आप जब देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जब भाषा बोलना शुरू करता है, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है जैसे म त ब, ऐसे ऐसे करके बोलना शुरू करता है, ब ऐसे करके, है ना। तो वो क्या है, वो सब वर्ण है, ठीक है। और ध्वनि को ही जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो इस डेफिनेशन पे ज्यादा ना जाए, जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान देना अभी, क्योंकि जो समझाऊंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं आप। चलिए, क्लियर है कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है? यस मैम। ओके, इसके बाद हमारा आता है हिंदी वर्णमाला में वर्ण आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितने हैं, 44 है।
देवनागरी हिंदी लिपि में वर्ण कितने 52 है। अब आप बोलेंगे कि अच्छा आपको पता है कि हिंदी की जो स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि है वो देवनागरी है। अब देवनागरी और हिंदी में क्या डिफरेंस हुआ, तो हिंदी और देवनागरी में क्या डिफरेंस है, हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी के, और देवनागरी का मतलब है इसमें कुछ शब्द जो है संस्कृत के आ जाते हैं, कुछ शब्द जो है वो नेपाली के आ जाते हैं, कुछ अंग्रेजी के भी आ जाएंगे एक्सेट्रा, है ना। तो उनको सबको मिला करके देवनागरी हिंदी लिपि में वर्ण कितने हो गए 52 हो गए। हम आगे जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि 52 कैसे हुए, और हिंदी वर्णमाला में कितने थे 44 थे। हिंदी वर्णमाला का मतलब है जो शुद्ध हिंदी के ही शब्द हैं, जिसमें कोई संस्कृत नेपाली अंग्रेजी पहाड़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा से नहीं लिए गए। क्लियर है यहां तक सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में वर्गों का लिख दिया यहाँ पे, वर्णों का आएगा। वर्णों का वर्गीकरण तो वो 3 रूप से होता है, कहते हैं 3 रूप से जो है इनको आगे क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक उच्चारण के आधार पे, एक वायु संवेग के आधार पे, और तारतम्य। तारतम्य का मतलब होता है कंपन। सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्चारण, यानी कि जब आप बोलते हैं तो उसके आधार पे, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे जो है फर्स्ट है आपका स्वर और सेकंड है व्यंजन। स्वर और व्यंजन को अगर आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं ऐसा या नहीं पता है कि स्वर क्या होते हैं, स्वर को इंग्लिश में कह देते हैं वोवल्स, और व्यंजन को इंग्लिश में कह देते हैं कॉन्सोनेंट्स। मैं इसलिए बता रही हूँ वो भी यहाँ पे क्योंकि हम इंग्लिश में भी टॉपिक करेंगे जब आर्टिकल वाला, तो वहां पे फिर इजी रहेगा आपको। फिर उसके बाद है वायु संवेग के आधार पे। वायु मतलब जब आप बोलते हैं किसी भी शब्द का जब उच्चारण करेंगे तो जो साउंड जो आपकी निकलती है, ठीक है, तो वो है अलग प्राण और महाप्राण। फिर थर्ड आता तारतम्य। तारतम्य यानी कि कंपन। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जब आप उनको बोल रहे होते हैं तो बोलते हुए ना गले में कंपन सी फील होती है, वो सघोष और अघोष होते हैं। अब ये होते क्या क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से भी क्वेश्चन आता है, अलग प्राण और महाप्राण से भी क्वेश्चन आ जाता है, सघोष और अघोष से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा, एक एक करके जो है इनको हम अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पे यानी कि जब हम प्रोनाउंस करते हैं किसी भी वर्ड को, तो उसमें जो आने वाले स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हीं को देखेंगे। हमने कहा कि 2 तरह के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। अब स्वर क्या होता है? स्वर को हम मात्राएं भी बोल देते हैं, स्वर को हम मात्राएं भी बोल देते हैं। तो स्वर होते हैं जो जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या है? स्वतंत्र का अस्तित्व का मतलब है विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन हम उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कि जिसमें बोलते समय किसी भी तरह की कोई भी इंटरप्रिटेशन ना हो। इंटरप्रिटेशन यानी कि हमें बोलते हुए जो है किसी अन्य शब्द की सहायता की जरूरत ना हो। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से, ठीक है, बिना किसी की बाधा से बोले जाते हैं, यही मतलब हुआ। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब ये होते कितने हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या था? यहाँ पे स्वतंत्र अस्तित्व होने का मतलब क्या था? अ है, अ पूरा इंडिपेंडेंट है, इसे हमें किसी भी अन्य स्वर की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम बात करें जैसे व्यंजन जो थे, व्यंजन में क्या है? जैसे क है, तो क में क्या है? क कैसे बना? क जमा अ, इसमें क्या आ रही है? अ की साउंड। क को जरूरत पड़ी
किसकी, अ की, तब जाकर के ये पूरा इंडिपेंडेंट क बना। अदरवाइज ये क जो है अपने आप में अधूरा होता अगर हम अ ना लगाते। क हो गया, ख हो गया, सब में क्या है, अ की साउंड आती है, मतलब उसमें हमें स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन अ में ऐसा नहीं है। ये जो लिखे हैं अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो स्वर वो होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और जब हम उनको बोलते हैं तो उस बोलते टाइम जो है हमारे बोलते हुए किसी भी तरह से हमारे मुख में जो है बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं, और ये 11 होते हैं। क्लियर है, स्वर क्या होते हैं? नेक्स्ट कर दू ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है, अगर हमने ऊपर बोला था कि हम इन्हें मात्राएं भी बोल देते हैं, तो मात्राओं के की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब आप सोचेंगे कि हमने बोला कि जो स्वर थे वही मात्राएं हैं, तो वहां स्वर 11 थे, यहाँ पे 10 है। क्यों? क्योंकि जो अ है, अ एक ऐसा स्वर होता है आपका जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि बाकी जो भी थे, देखो यहाँ पे बाकी जो भी हमने लिखे थे ऊपर, इनकी सबकी क्या है? मात्राएं हैं। जैसे कि आ की मात्रा है ना, फिर ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, है ना। इस तरह से क्या है, सबकी मात्राएं हैं, लेकिन अ ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो अ ही एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 10 है, 11 नहीं है। अ का निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो स्वर है उनको भी आगे विभाजित किया गया है। नंबर 1 मात्राओं के आधार पे, सेकंड जीवा के आधार पे, थर्ड मुख के आधार पे, फोर्थ ओष्ठ के आधार पे, और फिफ्थ नासिका के आधार पे। अब मात्राओं के आधार पे अगर हम बात करें तो आपके ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। एनसीईआरटी में अगर बात करें तो 2 ही दे रखे हैं, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन आजकल जो एग्जाम आते हैं उसमें प्लुत भी पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए कि ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, मात्राओं के आधार पे। अब वो होते क्या क्या है वो भी देखेंगे अलग से, लेकिन पहले ये टेबल जानना जरूरी है। फिर है जीवा के आधार पे, जब हम बोलते हैं तो जीवा के आधार पे कौन सी साउंड कहाँ से आती है। इसमें 3 टाइप है, एक है अग्र, एक मध्य और एक पश्चस। तो जीवा, मान लो ये आपकी जीभ है, ठीक है, तो ये वाला भाग अग्र है, ये वाला भाग मध्य आ गया, और इस भाग को हम पश्चस बोलेंगे। ठीक, बीच का भाग लास्ट का, और अग्र मतलब स्टार्टिंग का। तो ये है 3 तरह के। इसके बाद आता है मुख विवर के आधार पे या फिर मुख के आधार पे। तो ये होता है सवृत। सवृत का मतलब है ओपन। विवृत, विवृत का मतलब होता है क्लोज। अर्धविवृत का मतलब है हाफ ओपन। अर्धविवृत का मतलब होता है हाफ क्लोज। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इसको याद रख सकते हैं आप, साथ में लिख लेंगे इंग्लिश तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है नहीं कि हिंदी के स्टूडेंट हैं तो याद रहे। और आजकल तो वैसे भी जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम देखते हैं कि हिंदी के भी हम इंग्लिश में ही जो है बोलते हैं, तो फिर अगर अपनी ही लैंग्वेज में उन चीजों को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो लॉन्ग टर्म तक जो है आपकी मेमोरी में स्टोर रहता है। ओके, इसके बाद ओस्ट। ओस्ट मतलब होते हैं आपके ओंठों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिप्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक वृत्ताकार एक अवृत्ताकार, मतलब एक सर्कल में और एक विदाउट सर्कल। फिर है नासिका, एक अनुनासिका और निर्नासिका। तो इसको नोट कर लो, वैसे इसे हम करते नहीं है, हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड आता नहीं है, जो बहुत ही हिंदी लिटरेचर वाला होगा उनको पूछा जाता है इससे। नासिका का मतलब होता है कि जब आप किसी भी स्वर का प्रोनाउंस करेंगे तो उसमें जो साउंड आती है
उसमें जो साउंड आती है वो आपकी नाक से आ रही होती है। अच्छा, पीछे हमने इतना कुछ किया, उसमें फिर भी दो चीजें मिसिंग थी। ऐसी कौन सी दो चीजें मिसिंग थी जो हमने नहीं की, बताओ जरा। अभी तक जो भी हमने क्लास में पढ़ा उसमें दो कुछ चीजें मिस थी। ये तो आपने टेबल बना लिया होगा, या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, इसको बना लेना बाद में। हमने जो पढ़ा, हमने ओ औ तक पढ़ा था, हमने अंग आ नहीं पढ़ा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है अंग अह जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको यहीं पे समझा देती हूँ आपको। एक होता है आपका अंग और एक होता है अह। हम इनको स्वर में काउंट नहीं करते, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। अब अयोग वाह जो है वो कितने होते हैं? दो होते हैं। अयोग वाह का मतलब क्या होता है? अयोग वाह का मतलब है जो योग ना होते हुए, जो योग ना होते हुए भी साथ हैं, जो अयोग ना होते हुए भी साथ रहे। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अयोग नहीं है लेकिन फिर भी साथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इसे हम क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं, अन, और इसे बोलते हैं अह। अब यहाँ पे क्या है? अ जो है वो है स्वर, न जो है वो है व्यंजन। तो ये न तो स्वर हुआ, न ही स्वर और न ही व्यंजन, है ना। न तो अन जो है न तो पूरी तरह से स्वर है, न ही व्यंजन है, दोनों का मिश्रण है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अयोग वाह। कोई भी योग नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी साथ है। अह में भी ऐसे ही है, स्वर है व्यंजन है, दोनों ही है। तो न तो स्वर है न ही व्यंजन हुआ पूरी तरह से, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोग वाह के नाम से हम इनको जानते हैं। क्लियर है इतना सभी को? यस यस मैम। मैम। ओके, नोट कर लिया हो तो मैं इसे रफ कर देती हूँ फिर। कर लिया मैम नोट। ओके, अगर मैं स्पीड में कराऊंगी तो बता देना, वैसे तो मैं धीरे ही करवा रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन बता देना अगर ऐसा लगेगा तो। चलिए अब देखते हैं मात्राओं के आधार पे। हमने कहा था मात्राओं के आधार पे ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो सबसे पहले हम ह्रस्व की बात करते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, कमी बोल सकते हैं या छोटा भी बोल सकते हैं। तो ह्रस्व कौन से स्वर होते हैं? जब भी हम किसी भी ऐसे जो भी जितने भी स्वर थे, जो 11 स्वर थे, ठीक है, उन 11 स्वर में से जब हम उनको उच्चारण करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो बोलते टाइम जो है जिनको कम समय लगे, कम टाइम लगता है, ठीक है, कम टाइम लगता है, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब कम टाइम किसे लगेगा? जो छोटे वाले होंगे, मतलब जिनकी जो है जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये जो है इनको बोलने में कम टाइम लगता, अ ई उ री आसानी से मतलब हम बोल पाते हैं। तो जिन्हें कम टाइम लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने होते हैं? ये इनकी संख्या 4 है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 4 है। अब दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या फिर ज्यादा। तो ऐसे स्वर जिनको बोलते हुए दो गुना, दो गुना किससे? दो गुना ह्रस्व के कंपैरिजन डबल टाइम लगे, डबल टाइम। तो डबल टाइम तभी लगेगा जब इनमें मात्राएं होंगी, है ना। तो बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आप खुद भी बोलेंगे तब भी आपको समझ आता चलेगा साथ में। अब ये कितने हैं? ये 7 होते हैं। अब 7 में देखिए, अ जो है, आ जो है वो बना है आपका अ जमा अ से,
जो ई है वो भी बना है ई जमा ई से, ऊ जो है वो भी बना है आपका ऊ जमा ऊ से, लेकिन जो ये है ए आई ओ औ, ये क्या है, ये हैं आपके, ये सेम सेम से नहीं बने हैं, ठीक है। ये जैसे हमने देखा आ ई ऊ जो थे वो सेम सेम स्वर से बने थे, लेकिन ए आई ओ औ ऐसा नहीं है, ये क्या है, अलग अलग स्वरों से मिलके बने हैं, अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। अब जब अलग अलग स्वरों से मिलके बनती है कोई भी स्वर, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे संयुक्त स्वर। अब ये जो संयुक्त स्वर है ये कैसे मिलके बने हैं, ए जो है वो है अ या आ के साथ, इसे ई या ई जब मिलता है तो बन जाता है आपका ए, ठीक है। तो मतलब अ या आ से साथ जब भी, सॉरी अ या आ के साथ जब भी ई या बड़ी ई मिलेंगे तो बनेगा आपका ए। अब आई के लिए भी क्या है, आई के लिए भी अ या आ के साथ जो है, अ या आ के साथ जब हम ए आई का कॉम्बिनेशन करते हैं तब आपका जाकर के आई बनता है। तो इसीलिए जो है हम इन्हें क्या बोल देते हैं, संयुक्त स्वर बोल देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि संयुक्त स्वर क्या है, तो संयुक्त स्वर होता है जब अलग अलग दो स्वर, अलग अलग दो स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर है संयुक्त स्वर क्या होता है? यस मैम। अच्छा, ह्रस्व और दीर्घ क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है ह्रस्व और दीर्घ मैम से। मैम हाँ हेलो जी, मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम जो संयुक्त संयुक्त स्वर आपने बताया उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है? हाँ जी, उसकी संख्या 4 होती है। रुको मैं अगले पेज पे बता देती हूँ, अगर हुआ यहाँ पे पेज तो ये जो है, चलो चलो यहाँ पे है भी दे रखा हुआ, ठीक है। मैं भूल गई थी रात को पीडीएफ बनाते हुए, क्योंकि रात को पीडीएफ मुझे लगता है 12 की बजे मैंने पीडीएफ बनाई थी, तो दिमाग में रहता नहीं कि क्या क्या किया है। पूरे दिन जो है 10 बजे तक तो लगातार क्लास, कंटिन्यू क्लासेस ही होती हैं, उसके बाद ही टाइम मिलता है। संयुक्त स्वर की अगर हम बात करें, कौन से होते हैं, दो दो अलग अलग स्वर वर्णों से मिलके जो बनते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे ए है, तो ए जो है अ या आ के कॉम्बिनेशन से साथ कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ई या ई मिलेंगे। जब आ या अ के साथ ए आई, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आ जमा ए हो, है ना, तब भी आपका ए बन रहा है। मान लो आ जमा आई हो, तब भी आपका ए बनेगा, ठीक है। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद औ के लिए क्या है, अ आ के साथ ओ उ, और औ के लिए क्या है, अ आ के साथ ओ औ है। तो ये है 4। अब कर लो, इसको नोट कर लो। मैम हमें ये वाली पीडीएफ आप शेयर करोगे? हाँ जी, करूंगी करूंगी, शेयर भी करूंगी। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लुत स्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे तो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, लेकिन आजकल जो बोर्ड्स वाले एग्जाम पूछते हैं उसमें कई बार पूछ लेते हैं प्लुत स्वर भी, क्योंकि एडवांस लेवल की बुक्स भी आई हैं हिंदी की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी हिंदी लिटरेचर के ही होते हैं, तो फिर आ जाता है क्वेश्चन। प्लुत स्वर होते हैं जिनको 3 गुणा समय, 3 गुणा समय का मतलब है कि जो आपका ह्रस्व था, जो आपका दीर्घ था, उन दोनों के कंपैरिजन ज्यादा टाइम लगता हो, दोनों के कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें इसकी संख्या एक ही होती है। जैसे आपने देखा होगा पुरानी किताबों में इसका साइन ऐसे भी होता है, एस टाइप में, या फिर आपने देखा होगा ना, जब पुरानी किताब, अब नई में तो ओम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन पुरानी किताबें देखी होगी जिसमें ओम जो है इस तरह से लिखा होता है। और भी इसकी संख्या एक ही है वैसे, है ना, साइन इसका ऐसे रख लो, इस टाइप में, एस टाइप में होता है।
बहुत सारी किताबों में आपको, पुरानी किताबों में जो है इस टाइप के साइन मिल जाएंगे। अगर हिंदी की कोई पढ़ेंगे, कोई पुरानी किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये जो है एक ही होता है, और इसको बोलने में जो है 3 गुना समय लगता है। तो 3 गुना समय का मतलब यही है कि ह्रस्व और दीर्घ के कंपैरिजन ज्यादा टाइम लगता है। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले होगा शायद कॉन्सेप्ट। हाँ, जीव के भाग के आधार पर। जीव के भाग के आधार पे बात करें तो यहाँ पे तो काफी लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक टाइप में समझाती हूँ ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन तो हम किताबों में देख ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिससे समझने में मतलब हमें इजी रहे, तो वो देखना ज्यादा सही रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग समझाती हूँ ताकि आपको, मैंने अभी इमेज बनाई भी थी थोड़ी देर पहले आपको। चलिए, तो जैसे हमने कहा था, यहाँ पे कहाँ गया, हमने कहा कि मान लो ये आपकी जीभ है। ठीक है, ये है अग्रभाग, ये है मध्य, और ये है पश्चज। मैम एक डाउट है। हाँ जी। मैम सवर में जाना थोड़ा पीछे, जहाँ पर सवर बताए थे उसके कितने, जो 11 सवर लिखे थे आपने, वहां पर जाना है। ओके, ये लो। मैम यहाँ पर ओम कौन सा साइन है मैम यहाँ पर? अब ओम जो है, अ, जिसमें हमने वही कहा, यहाँ पे ओम साइन नहीं होगा। मैंने कहा साइन सिर्फ इस तरह का दे रखा होगा, मात्रा टाइप ही दे रखी होगी एक। तो मैम ठीक है, यानी कि ये जो हमारे 11 सवर हैं, इसके भी अलावा एक ये वाला नहीं, साइन है। इलावा नहीं है वो, है तो इसी में से, ये साइन में से, लेकिन हमें तभी मैंने कहा कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 2 ही दे रखे हैं, एक प्लुत और एक जो है, सॉरी प्लुत नहीं, एक ह्रस्व और धीरज। एक दीर्घ। लेकिन आजकल की जो किताबें आ रही हैं उसमें ये भी बताया गया है कि प्लुत भी होता है, जो आज वैसे एनसीईआरटी में नहीं है ये हमारे। ठीक है, एनसीईआरटी में किसी में नहीं बता रखा है कि हाँ ये होता है, लेकिन अगर आप कोई और बुक्स, मतलब जैसे अगर आप किसी यूपी की बुक उठा लेंगे कोई, तो वहां पे एग्जाम्स में आ जाता है, वहां के एग्जाम में ज्यादा ट्रेंड, उस साइड का ज्यादा ट्रेंड है इसमें। तो आपको तो उसमें मैम वैसे टोटल वैसे ये टोटल म सवर के 11 ही साउंड हो। दे रहे हैं। मतलब आप ओम को खुद ही प्रोनाउंस जब करेंगे, हम ऐसा लिख देते हैं ओम के बारे में, जो चांद बिंदी टाइप यस मैम। होती है ना। लेकिन जो पुरानी किताबें हैं उनमें इसी ओम को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखा होता है ओम, यस मैम। है ना, इस तरह से लिखा होता है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो लिटरेचर वाला होगा शायद वही इसको ज्यादा बता पाएगा। खैर मेरा तो हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो लिटरेचर वाला होगा, अब पता नहीं किस तरह से कैसे बनाया हुआ है उन्होंने, जबकि हमने तो हमेशा 2 ही पढ़े हैं। अगर हम अभी भी एनसीईआरटी देखते हैं तो उसमें भी हमें 2 ही मिलते हैं। मैम एक डाउट हो रहा है। हाँ जी। जो 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 नई बुक आ रही है उसमें भी सवर की टोटल जितनी संख्या बताइए 11 ही बताइए, विद इसके साथ, पलुत के साथ, है हाँ, ना? 11 ही होते 11 है। ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन ये है कि अगर मात्राएं पूछी जाती है तब 10 होती है। यस मैम, है ना, मात्रा इंदर से। आपको अगर पूछे जाते हैं तो 11 ही लिखेंगे, अब 12 नहीं है, 11 ही है सर। ठीक है, ठीक ठीक है मैम, ठीक। ओके। अच्छा, उसके बाद हम कर रहे थे, कहीं कहाँ गए, यस, जीभ के आधार पे, है ना। तो जीभ ये मान के रखिए कि आपकी ये जीभ है। ठीक है, और ये है अग्रभाग, ये है आपका मध्य भाग, और ये है पश्चिम भाग। अब अग्र की बात करें और मध्य की और पश्चिम की, तो सबसे पहले हम देख, इस पे मत जाना, आप डेफिनेशन पे मत जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं जो अ है वो आता है आपका मध्य भाग में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आ पश्चिम में, फिर आता है ई, फिर आपका आएगा उ पश्चिम में, फिर आपका आ गया ओ औ, सॉरी, अ आ ई उ री है नहीं, और री को हम काउंट नहीं करते हैं, ए आई, क्योंकि री की साउंड जो है हम बाद में देखेंगे कैसे आती है। अ आ
ई, इस तरह से याद करने को ज्यादा इजी रहेगा आपको कि मध्य में आ गया, उसके बाद पश्चस में, फिर ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जीव के आधार पे होगी। ठीक है, यहाँ लंबी चौड़ी डेफिनेशंस दे रखी है, इनको ना देखते हुए जो है आपने इस इमेज को थोड़ा सा याद रखना है। मध्य में अ, फिर आ, फिर ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भाग में 4 हो गए, यहाँ पे आपके 5 हो गए और मध्य में 1 हो गया। तो जीव के आधार पे जब भी हम उच्चारण करते हैं तो जीव के आधार पे, वैसे इतना डीपली आता तो नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये डीपली आ सकता है, जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक कोई हिंदी का ही पेपर दे रहा तो उनको पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका हर्ष, दीर्घ, अलप्राण, महाप्राण, इनमें ही जो है आपको पूछ लिया जाएगा। चलिए, क्लियर है इतने? यस मैम। ओके, तो इसके बाद है आपका मुख विवर के आधार पे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, कल ही करेंगे, अब उसको देखेंगे। और कल जो है इस टॉपिक को अच्छा, कल तो संडे है ना, संडे को हॉलीडे रहती है, संडे को अदर क्लासेस की जो है टेस्ट, क्लासेस के मतलब अदर बैचेस के टेस्ट होते हैं। आपके अभी नहीं होंगे, ठीक है, अभी नहीं होगा आपका टेस्ट कोई भी, लगभग 1 वीक बिल्कुल टेस्ट नहीं है आपका। आपका जो होगा ये वाला जो अभी टॉपिक कर रहे हैं हम, टेलीग्राम टेस्ट हो सकता है आपका। ठीक है, टेलीग्राम ओके में आपको जो है आप ऐड होंगे ग्रुप में, वो टेस्ट हो सकता है। लेकिन अभी जो आपका ऐप वाला टेस्ट है वो अभी नहीं होगा, वो आपका जब थोड़ा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद होगा। ठीक है, लेकिन अदर बैचेस के टेस्ट हैं तो ऑफ रहता है संडे को, तो अब मंडे को ही होंगी क्लासेस। और जो 5 बजे वाली शाम को क्लास है वो आज नहीं होगी, वो मंडे से ही स्टार्ट होगी आपकी, क्योंकि वो मेरी मैम। क्लासेस है। जो ये हाँ जी, बोलिए। मैम, जो शाम को जो 5 बजे क्लासेज, ये थोड़ा चेंज हो सकता है टाइम इनका मैम? हाँ मैं मंडे तक जो है देखती हूँ, मैम से भी बात करके देखती हूँ, और टीचर से बात करनी पड़ेगी। उनको 5 बजे देती हूँ और अपनी खुद लेती हूँ फिर 7 बजे। ठीक है, तो वो हिस्ट्री वालों के यस मैम। साथ शिफ्ट करनी पड़ेगी मुझे, देखते हैं उसको। ठीक है मैम, देख लेना मैम, थोड़ा सा हमें गाइड वगैरह छोड़ते नहीं है मैम। हाँ कोई नहीं, मैं करती हूँ उस क्लास के बारे में कुछ। ठीक चलिए, तो है मैम। रिवीजन ये जो करते रहिए फिर। पीडीएफ होगा ये व्हाट्सएप पर भेजोगे मैम आप? नहीं, ये आपको मिलेगा मे बी टेलीग्राम पे, या तो फिर आपकी ऐप में ही हो जाएगा अपडेट, शाम तक हो जाएगा ये। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए, तो रिवीजन करते रहिए साथ में। डिस्कनेक्ट कर रही हूँ क्लास को। यस।